हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पिछले वीडियो में जो हिंदी व्याकरण का पिछला वीडियो था उसमें हमने पार्ट फर्स्ट में, है ना, तो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए जो टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे व्याकरण के, ये हो गया था, काव्य हो गया था, अलंकार हो गए थे, शब्द शक्ति हो गई थी, शब्द गुण हो गया था, है ना। तो ये सारे हो गए थे हमारे, है ना। अब हमारे क्या रह गए थे, रस पे हम आ चुके थे। रस हमें कंप्लीट करना है आज, छंद कंप्लीट करना है, सार संक्षेपण देखेंगे, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन, अनुच्छेद लेखन, भाव पल्लवन, ये सारे टॉपिक जो है रह गए हैं विधान। तो ये सारे टॉपिक आज हम देखेंगे, है ना। पिछले वीडियो में हम एक काव्य कंप्लीट कर चुके थे आपके, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं अलंकार कंप्लीट कर चुके थे और शब्द शक्ति कर चुके थे और शब्द गुण, है ना। जिस भी छात्र ने ये वीडियो नहीं देखा है, पिछला वीडियो जा करके देख लीजिएगा, आपके वो सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं रस के 4 अंग हैं, है ना। रस की परिभाषा क्या होती है, कोई काव्य है उसे पढ़ करके आपको जो आनंद की अनुभूति होती है ना, उसे हम रस कहते हैं। यही रस की परिभाषा होती है, मैंने आपको बता दी, यहाँ पर लिखी नहीं गई है। तो सबसे पहले हम अंग देखते हैं। रस के 4 अंग होते हैं मेनली। स्थायी भाव होता है, एक संचारी भाव होता है, विभाव होता है, एक अनुभाव होता है। तो स्थायी भाव क्या होते हैं, भाव सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से किंतु सुप्त अवस्था में विद्यमान होते हैं, वह स्थायी भाव कहलाते हैं। देखिए, सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से जो भाव उपस्थित होते हैं, विद्यमान होते हैं, वो स्थायी भाव कहलाते हैं। सीधी बात है, यह प्रत्येक रस का एक होता है ना। स्थायी भाव की संख्या क्या है, वो 10 ही है, क्योंकि प्रत्येक रस का एक होता है। 10 वो हैं हमारी रस, तो उनका एक स्थायी भाव होता है। संचारी भाव पानी में उठने वाले बुलबुलों की तरह कुछ क्षणों के लिए आते हैं और चले जाते हैं, ये संचारी भाव होते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है ना। अचानक से आते हैं एक काव्य में, फिर चले जाते हैं, ये 33 इनकी संख्या है। विभाव क्या रहेगा आपका, स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक को विभाव कहते हैं। विभाव के 2 प्रकार हैं, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव, है ना। ये आपको याद रखना है बस, है ना। इसके बाद अनुभाव है आपका, आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। इसके बाद देख सकते हैं सभी रस दिए गए हैं आपको, उनके स्थायी भाव सामने दिए गए हैं। रस श्रृंगार का रति हो गया, करुण का शोक हो गया, हास्य का हाश हो गया, वीर का उत्साह हो गया, है ना। ये रहेंगे आपके सभी रस और उनके स्थायी भाव, सभी को याद होने चाहिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। देखिए पूरा कंप्लीट रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं रस की परिभाषा, है ना। रस की यानी कि श्रृंगार रस की, ये श्रृंगार रस की यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले रस की तो मैं आपको बोल कर ही बता चुका हूँ कि जिस काव्य को पढ़ने में हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। यानी कि ऐसे ही बोल सकते हैं, किसी पाठक, श्रोता या दर्शक को कोई काव्य देखने, सुनने अथवा पढ़ने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं, है ना। श्रृंगार रस की परिभाषा रहेगी सहृदय के हृदय में। देखिए सभी रसों की परिभाषा बिल्कुल सेम रहेगी और ये आपकी पूरी तरह से मान्य है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि परिभाषा मानी जाएगी या नहीं, ये आपकी पूरी तरीके से परिभाषा यहाँ पे एक्सेप्ट की जाएगी, क्योंकि ये बोर्ड द्वारा ही जारी की गई है ना। रस की परिभाषा रहेगी, सहृदय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वहाँ श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है या श्रृंगार रस होता है ना। इस श्रृंगार रस की परिभाषा है। बस आपको सभी रसों की परिभाषा बनानी है, तो आपको यहाँ पे केवल यहाँ पे स्थायी भाव का नाम चेंज करना है और यहाँ पे रस का नाम चेंज करना है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी प्रकार से रस और स्थायी भाव को बदलकर आप अन्य सभी रसों की परिभाषाएं बना सकते हैं। और केवल मैं सभी रसों के उदाहरण नीचे बता देता हूँ। सबसे पहले श्रृंगार रस का उदाहरण देख लेते हैं। देखिए ये रहेगा आपका श्रृंगार रस का उदाहरण। राम का रूप निहारती जानकी, कंकण के नग की परछाई, यादें सबे शुद्ध भूल गई, कर टेकर ही पर टारत नहीं। श्रृंगार रस, है ना। श्रृंगार के 2 भेद होते हैं, प्रकार होते हैं, संयोग और वियोग, ये आप याद रखेंगे। मैं आपको एक बार बता दूं कि कैसे आप परिभाषा बना सकते हैं अन्य रस की। देखिए जैसे आपको हास्य रस की परिभाषा यहाँ पे देखनी है, हास्य रस की, है ना। तो सहृदय के हृदय में रति नहीं होगा, फिर हास होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हास। हास नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वहाँ क्या होता है, ये हास्य रस होता है। यहाँ पे लिखेंगे हास, है ना। तो ये आपकी परिभाषा हो जाएगी, है ना। इसी प्रकार से आप सभी का यहाँ पे जो भी स्थायी भाव लिखेंगे उसकी परिभाषा वो हो जाएगी। तो इसी प्रकार से आपको कंप्लीट कर लेना है, एक बार आपको ये याद करना है, बस आपका कंप्लीट है और ये परिभाषा पूरी तरह से मान्य है। इसके बाद देखेंगे करुण रस की परिभाषा, उदाहरण, है ना। परिभाषा तो आप बना ही सकते हैं। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुबर बिरह, राहु गए असुर धाम। ये रहेगा आपका करुण का उदाहरण। इसके बाद हास्य रस का उदाहरण है, कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ो घर पर होने दो हुड़दंगा। ये रहेगा इसका हास्य रस का उदाहरण। इसका एक अन्य उदाहरण भी है, बारात किसी की सज धज कर, वो भी आप याद रख सकते हैं। बस हंसी आनी चाहिए आपको, कोई भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और हिंदी साहित्य का होना चाहिए, है ना।
यहाँ पे देख सकते हैं सिंहासन, ऐसे नहीं कि आप संता बनता का चुटकुला वहाँ पे लिखने लगे। ये रहेगा आपका वीर सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना। इतना भी आप लिख सकते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना। ये याद रख सकते हैं। वीरस का एक और हो जाएगा वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो, है ना। खून खून उबलता है वो वाला एक है ना। ये आपका रहेगा। रौद्र रस श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगी, है ना। सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब तुम्हारे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा हो गई उठकर खड़ी। रौद्र रस का उदाहरण रहेगा, है ना। इसके बाद देख सकते हैं भयानक रस, एक और अजगरही लखी। भयानक अर्थ क्या होता है? भय, है ना। उसका स्थायी भाव ही भय होता है। एक और अजगरही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटुही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए, है ना। एक और अजगर है, एक और मृगराय, और बीच में कोई फंसा है तो उससे डर तो लगेगा, वहाँ पे भयानक रस हो गया। अद्भुत क्या रहेगा? बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु बिनु कर्म करें विधि नाना, है। अद्भुत है ना, विस्मय। आनंद रहत सकल रस होगी, बिनु बानी बक्ता बढ़ जोगी। ये रहेगा इसका आंसर। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे ये आपके सारे रस थे, इनके उदाहरण थे, है ना। इसके बाद देख सकते हैं जो भी रह गए हैं वो आप कंप्लीट कर लेंगे, है ना। छंद, छंद आपके स्टार्ट होते हैं यहाँ पे। छंद की हम क्या देखेंगे? छंद किसे कहते हैं, यानी कि इसकी परिभाषा देखेंगे और साथ ही इसके प्रकार देखेंगे जो आपके पोर्शन में हैं। रोला है आपके में, है ना, जो भी हैं देखेंगे। छंद के जो मुख्यतः प्रकार हैं मात्रिक और वर्णिक। परिभाषा देख लेते हैं छंद की। सबसे पहले छंद जिस रचना में अक्षरों एवं मात्राओं की संख्या निश्चित हो तथा यति गति एवं तुक आदि का ख्याल रखा जाए उसे छंद कहा जाता है ना। तो यति गति का ध्यान रखते हुए जिस रचना का निर्माण किया जाता है वहाँ पे क्या होता है? वही तो छंद होता है, उसे ही छंद कहते हैं, है ना। वर्णिक छंद और मात्रिक छंद, ये दो छंद के प्रकार होते हैं मेनली, फिर इनके अंदर निकले हुए। सबसे पहले रोला छंद आपके सिलेबस में है, तो यह एक मात्रिक समछंद है, सममात्रक छंद है ना। इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं रोला में। ये आपका दोहा का बिल्कुल विपरीत छंद होता है तथा इसके 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। इसके अंत में प्रायः 2 गुरुवर्ण और होते हैं, 2-2 चरणों में तुक होना, है ना। ये आपको मेनली याद नहीं रखना है, ये आपको नीचे का ये कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतना याद रखना है कि ये एक सममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं पे यति होती है ना। यानी कि इस प्रकार है कि इसका आपको यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है। आती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से पलमेट विधर्मी मुगल कुराजी। ये आपका यहाँ पर रोला का उदाहरण रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं मुक्तक छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। देखिए मुक्तक है आपके, मुक्तक काव्य है, मुक्तक छंद है। मुक्तक छंद को आधुनिक युग की देन माना जाता है। जिस छंद में वर्णों और मात्राओं का बंधन नहीं होता है उसे मुक्तक, देखिए मुक्त है ना, किसी से बंधा नहीं हुआ है, इसी प्रकार कहा गया है जिसमें मात्राओं का कोई बंधन नहीं है, मुक्त है, वो मुक्तक छंद है। जिसमें मात्राओं का कोई बंधन नहीं है ना, तो ये मुक्तक छंद है। इसके बाद यहाँ पे रहेगा आपका वह आता 2 टूक कलेजे के कर पछताता। आगे रहेगा आपका पथ पर आता पेट पीठ दोनों मिलकर हैं। ये आपका इसका उदाहरण रहेगा। यहाँ पे हमारे छंद कंप्लीट होते हैं आपके सिलेबस के। इसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियाँ देखेंगे। मुहावरा किसे कहते हैं ना, इनमें अंतर भी याद होने चाहिए, नीचे दिए गए हैं। मुहावरा किसे कहते हैं समझाइए। तो मुहावरा की परिभाषा रहेगी जब कोई वाक्यांश सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है तो उसे मुहावरा कहा जाता है। अंग टूटना, अंगारों पर पैर रखना, ये रहेगा आपका आंसर, है ना। कि उदाहरण रहेंगे मुहावरे के, है ना। परिभाषा तो रहेगी यही, क्या कहा जाता है कि सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता हो उसे मुहावरा करते हैं ना। सीधे से बात नहीं करना है, अलग तरीके से बात करना है। जैसे कि अंग टूटना, है ना, थकान का दर्द, अंगारों पर पैर रखना, तो यही तो है, अलग जा रहे हैं हम, है ना, किसी विशेष अर्थ की ओर। तो अंग टूटना, अंगारों पर पैर रखना, कई सारे मुहावरे होते हैं, याद रखेंगे। इसके बाद लोकोक्ति किसे कहते हैं। तो साहित्य में प्रचलित वह वाक्यांश जो स्वयं एक पूर्ण वाक्य होता है लोकोक्ति कहलाता है। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, ये आंसर रहेगा आपका इसका, लोकोक्ति का उदाहरण रहेगा, है ना। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर बताइए, तो ये रहेंगे आपके अंतर। ये पूरे अंतर आपको याद रखना है, कोई 3 अंतर तो जरूर से याद रखेंगे क्योंकि 2 अंक में क्वेश्चन बनेगा।
मुहावरी वाक्यांश है, लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य है। इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप में नहीं होता है, इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। इनका प्रयोग भाषा को बल देने के लिए होता है, इनका प्रयोग किसी घटना विशेष के लिए होता है ना। तो आपको ये नहीं याद रखना है, ये अंतर रहे इसके। हो गया आपका मुहावरा पूरा कंप्लीट। इसके बाद है बिंब विधान, है ना। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और जो भी टॉपिक आपके रह गए, यानी कि अगले वीडियो में हम पार्ट 3 में सारा का सारा बिल्कुल पूरा आपका जो है का जो व्याकरण है पूरी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। पार्ट 1 जाकर के देख लीजिएगा, व्याकरण का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें हमने अलंकार देखे हैं और काव्य देखा है आपका, है ना। स्टार्टिंग के जो आपके मेन पोर्शन है वो देखें, तो वो जाकर के देख लीजिएगा। और अगला वीडियो जल्दी ही आएगा जिसमें बिंब विधान देखेंगे, अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन हो गया, है ना। बहुत सारे टॉपिक अभी आपके रह गए हैं और वो सारे हम अगले वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।